वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी में आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक नंबर 16 और 17 देखने वाले हैं। और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्ज़ाम में, और हो सकता है इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहला टॉपिक जो आज हमारा रहने वाला है, टॉपिक नंबर 16, वो होगा फोर्स और प्रेशर। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हीट चैप्टर, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं। क्लास 8th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 हमको देखने को मिलता है बल और दाब, फोर्स और प्रेशर। और क्लास 7th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 हमको देखने को मिलता है हीट ऊष्मा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि हिंदी में मैंने पहले ही सब कुछ करा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी क्लासेस सीटेट की मिल जाएंगी, या आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। तो जिनको हिंदी में, पर्टिकुलर हिंदी में ही देखना है, तो वो क्लासेस वो देख सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में पिछली बार हमने हिंदी में ही करा था, तो इस बार थोड़ा फोकस इंग्लिश पर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस बार क्लासेस हो रही हैं। बाकी पिछली वाली क्लासेस जो हैं वो भी सेम एज इट इज़ ही हैं, बस वो पूरा कंटेंट वहाँ पर हिंदी में था। तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं चाहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं अपना टॉपिक। आज की क्लास में हम ये टॉपिक समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो अच्छे से समझ लेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से 100% क्लियर हो जाएं। पहले समझेंगे फोर्स क्या है, बल क्या है। सिंपल सी एनसीईआरटी में हमारी डेफिनेशन दे रखी है। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु पर अगर आप धक्का लगाते हैं, जिसको हम अभिकर्षण या पुश बोलते हैं, या किसी भी वस्तु को आप खींच रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसी को हम बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर मैं अगर धक्का लगा रही हूँ, इसको पुश कर रही हूँ, या मैं इसको खींच रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इस पर फोर्स लगा रही हूँ। और फोर्स लगाने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अननोन क्रिया होनी ज़रूरी है, तभी वहाँ पर फोर्स कार्य करेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है और मैं इस पर धक्का नहीं लगाऊंगी, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट जाएगा? नहीं। तो फोर्स कार्य करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट हैं कि एक ही दिशा में जो जब फोर्स कार्य कर रही होती है, तो जो फोर्स होती हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं, और जब फोर्स आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रही होती हैं, तो उस केस में जो आपकी नेट फोर्स होती है वो उन दोनों का डिफरेंस होती है, अंतर होती है। तो आइए इनको समझ लेते हैं। देखिए, एक बॉक्स है, इस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, तो ये बॉक्स जो है वो अपनी जगह से नहीं हट रहा। लेकिन मेरा एक दोस्त आता है और वो मेरी मदद करता है, और वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ये बॉक्स जो है अपनी जगह से हट जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, हम दोनों ने ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब हम एक ही दिशा में फोर्स लगाते हैं, तो दोनों की फोर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कितने न्यूटन की फोर्स लगी, यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स लगी। और ये जो न्यूटन होता है ना, ये फोर्स का क्या होता है, ये फोर्स का मात्रक होता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, एक बॉक्स रखा है, उसको मैं 3 न्यूटन के फोर्स से, सपोज 5 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसको पुल कर रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही थी, पुश कर रही थी। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी अपनी तरफ इसको पुल कर रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से। तो बताइए ये जो बॉक्स है वो किसकी तरफ जाएगा, ये बॉक्स उसकी तरफ जाएगा जिसका फोर्स ज़्यादा है। तो इसका व्यक्ति का फोर्स ज़्यादा था, तो ये बॉक्स जो है इधर की तरफ खिंचक जाएगा। तो इसका मतलब जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, तो इस केस में जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, इन दोनों फोर्स का अंतर। क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स की तो फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो गई, एक्स्ट्रा जो 5 न्यूटन की फोर्स थी उसी की वजह से ये अपनी तरफ उसको खींच पाया। तो वो जो एक्स्ट्रा 5 न्यूटन की फोर्स थी वही क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स है। और वो कैसे पता चल रही है मुझे, दोनों के डिफरेंस से। देखिए, अब फोर्स जो होती है वो आपकी कैसी राशि होती है, ये आपकी सदिश राशि होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सदिश राशि वो होती हैं जो दोनों पर निर्भर करती हैं। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो ये इसके मैंने बताया, जो फिजिक्स में हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो ये परिमाण पर भी निर्भर कर रही है, और ये दिशा पर भी निर्भर कर रही है कि किस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन की बात मैं यहाँ बार बार कर रही हूँ। तो
फोर्स की जो इंटेंसिटी है कि कितनी फोर्स की तीव्र क्षमता वो है, उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, वो किससे मेज़र कर रहे हैं, वो तो हम मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं कि 10 न्यूटन की फोर्स है, 15 न्यूटन की फोर्स है। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैटर कर रही हैं, चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूरे फोर्स के लिए। इसीलिए ये क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और सदिश या वेक्टर क्वांटिटी वही होती हैं जो दोनों पर निर्भर करती हैं, जो आपकी डायरेक्शन पर भी निर्भर करती हैं और वो आपके परिमाण मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन अभी खाली मैं दूरी की बात करूं तो जो मैं बोलती हूँ मैं अभी इतनी दूरी पर गई, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो जो दूरी होती है वो मेरी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही जो मेरी स्पीड होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो मेरी फोर्स है, जो मेरा एक्सीलरेशन है, जो मेरी वेलोसिटी है, वहाँ पर डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहाँ पर डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो वो तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। और जहाँ पर खाली आप मैग्नीट्यूड की, परिमाण की बात करते हैं, जैसे दूरी में, है ना, और आपका डिस्टेंस हो गया, आपका मास हो गया केजी में, तो वहाँ पर आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो वो आपकी अदिश राशि होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो यहाँ से क्वेश्चन है वो सीटेट में बार बार पॉइंट करके बने हैं। याद रखिएगा, एक जो फोर्स लगाने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आकृति, डायरेक्शन, स्पीड वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, जैसे बैलून है, बैलून को आप पिचका सकते हैं। जो आप आटा गूंदते हैं उसमें हम फोर्स ही तो लगाते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो आइए सिंपल सा समझ लेते हैं। वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये ग्लास रखा था, इस ग्लास को मुझे टेबल से नीचे गिराना था, तो उसके लिए मुझे अपना हाथ जो है इस ग्लास के ऊपर रखना पड़ेगा या इसके कांटेक्ट में डायरेक्ट आना पड़ेगा, तभी ये ग्लास जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सेम ऐसे कोई बॉक्स रखा है, उसको मुझे खिसकाना है, तो वो अपने आप तो खिसकेगा नहीं, दूर से तो खिसकेगा नहीं, मुझे पास जाकर उसको छूना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो बॉक्स अपनी जगह से हटेगा। तो मुझे वहाँ पर मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ रही है। तो जिन फोर्स में मुझे कांटेक्ट करना पड़ता है, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जब मैं फिजिकल रूप से उसको टच कर रही हूँ खुद जाकर, तो वो फोर्स मेरी कैसी होती है, वो फोर्स मेरी कांटेक्ट फोर्स होती है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपकी फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो वो तभी कार्य कर रहा था जब दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तभी वो वहाँ पर काम हो रहा है। अपने आप तो ऐसे थोड़ी है, फ्रिक्शन हो जाएगी। ऐसे ही सेम टेंशन फोर्स, ठीक है, याद रखिए। और जो एक और होती है आपकी, याद रखना है, मस्कुलर फोर्स, जो हाथ से हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे हाथ से उठाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर मेरी मसल्स काम कर रही हैं। तो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, याद रखिएगा, टेंशन फोर्स, ये सारी की सारी फोर्स कौन सी होती हैं, ये आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है या इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। अब वो फोर्स जिनमें विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड फोर्स लग जाता है, तो वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये मैग्नेट है और ये आयरन है, तो ये मैग्नेट ये आयरन को बिना पास आए, ये पास आकर फोर्स नहीं लगाएगी, ये दूर से ही इसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर फिजिकल टच होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेगा या उसको धक्का दे देगा, तो वहाँ पर दूर से ही फोर्स कार्य कर रही है, तो वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और इसके एग्जाम्पल 3 होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, देखिए जब सेब को आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे जो ग्रेविटेशन, पृथ्वी जो है वो चुंबकीय बल जो लगा रही है,
ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा रही है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, तो वो दूर से ही उसको खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मैग्नेट आयरन को दूर से ही अपनी तरफ खींच रही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप कर जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब आप अपने स्केल को सिर पर रगड़ते हैं और उसके बाद जो पेपर छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं उस स्केल को उसके अपने पास लेकर जाते हैं, तो वो टुकड़े जो होते हैं वो दूर से ही उस स्केल के ऊपर चिपकना शुरू कर देती हैं। तो वो वाली फोर्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो दूर से ही काम करती है। दूर से ही एक ऑब्जेक्ट या तो धक्का देगा या उसकी तरफ खिंच जाएगा, तो वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इनके एग्जाम्पल याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। याद रखिएगा, इसमें आ जाएगी आपकी फ्रिक्शन, मस्कुलर, टेंशन। और नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सी आएंगी आपकी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इतना आपको फोर्स के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर। दाब क्या होता है, दाब का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जो प्रेशर होता है ना, जो दाब होता है, पहले तो समझते हैं वो क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि फोर्स और प्रेशर में अंतर क्या है, ठीक है। फोर्स भी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेशर क्या है। फिर प्रेशर क्या होता है, जब आप किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर कुछ जगह पर फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल समांतर सीधा उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आपका प्रेशर होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है आपका फोर्स और प्रेशर में। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सर्टेन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ, इधर से लगा रही हूँ, तो ये तो फोर्स है। जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर से फोर्स लगा रही हूँ परपेंडिकुलर, तो ये मेरा आपका प्रेशर है। तो समझ में आया, फोर्स आपका किधर से भी लग सकता है, ऊपर नीचे कहीं से भी। प्रेशर के साथ साथ यहाँ फोर्स तो है ही, लेकिन जो प्रेशर है वो हमेशा सिर्फ कब होता है, जब आप परपेंडिकुलर किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं। जब आप परपेंडिकुलर किसी वस्तु को दबाते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, सिंपल सा प्रेशर होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको हो सकता है फोर्स दे दे और एरिया दे दे और बोले इसका प्रेशर बताओ, तो आप बता दोगे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब याद रखिए, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है। फोर्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम। लेकिन एरिया के साथ उल्टा होता है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, और जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर आपका उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बना है और मैं आपको इसको समझा देती हूँ कैसे क्वेश्चन बना है। देखिए, आपने कूलियों को देखा होगा, जो कूली होते हैं वो अपने सिर पर बोझा रखते हैं। उसको रखने के लिए क्या करते हैं, जो उनका मफलर होता है उसको स्कार्फ का क्या बना लेते हैं, वो गोल गोल इस तरह से ऐसे बना लेते हैं और उसके ऊपर सामान को रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर एरिया को बढ़ा लेते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं। एरिया को बढ़ाने से, क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होता है, जब वो अपने ऊपर सामान रखते हैं, परपेंडिकुलर पड़ रहा है उनके सिर पर, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, एरिया को बढ़ा देंगे। अब देखिए, जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, वो बहुत शार्प होता है, तो जो उसका सरफेस एरिया होता है ना वो कम होता है। इसी की वजह से क्या होता है, जब आप किसी सेब को काटेंगे तो वो एकदम से कट जाएगा। लेकिन अभी जो आपका नाइफ है उसका मैं सरफेस एरिया क्या करूं, बढ़ा दूं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दूं, वो मोटा हो जाए, तो क्या आपका एप्पल कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही मैंने नाइफ का एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने से हुआ क्या, वहाँ पर प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से वो आपका एप्पल नहीं कट पा रहा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, in a bag instead of fine bandage broad band is used so that the area increase and the pressure decrease। जैसे आपने अपने थैले देखे हैं, तो थैले में जो पकड़ने की रस्सी होती है वो आपने देखी होगी, वो काफ़ी क्या होती है, पतली नहीं होती, वो ब्रॉड होती है, वो मोटी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम एरिया को बढ़ा देते हैं। एरिया को बढ़ाने से होता क्या है, प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है और एरिया घटाने से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है।
इसलिए जो कूली होते हैं वो अपना एरिया बढ़ा लेते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। लेकिन जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, उसमें हमें उसकी जो धार है वो बहुत पतली रखनी पड़ती है। वहाँ पर हमें उसका जो एरिया है वो कम करना पड़ता है ताकि प्रेशर जो है वहाँ पर ज़्यादा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगी द्रव में प्रेशर की। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए जो लिक्विड होता है उसमें प्रेशर कैसे काम करता है। ठीक है, प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड। जो ये देखिए ये स्टेशनरी फ्लूइड है, इस ये हाइट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर दिखाया है कि ये दोनों आपके बीकर हैं, इन दोनों बीकर में पानी भरा, एक में पानी कम था और एक में पानी ज़्यादा था। तो देखिए ये वाला जो इसमें बैलून लगा हुआ है वो थोड़ा कम फूला है और ये वाला बैलून ज़्यादा फूला है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में होता है तो उसमें जितनी ज़्यादा हाइट में, जितना ज़्यादा ऊंचाई तक उसमें फ्लूइड भरा होगा उसमें प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर पानी कम हाइट तक पड़ा हुआ था इसके अंदर, और यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा हाइट तक है इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, लिक्विड में जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाइट उतना ही ज़्यादा प्रेशर, जितनी हाइट कम उतना ही आपका कम प्रेशर। ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, प्रेशर जो लिक्विड में होता है वो वेरी करता है डिफरेंट हाइट पर। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो नीचे वाला पाइप है उसमें प्रेशर दूर तक जा रहा है, ऊपर वाला पाइप है उसमें देखिए पानी यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे था तो पानी यहाँ तक जा रहा था, यहाँ पर पानी है तो यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर पानी है तो वो यहाँ तक जा रहा है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है, जितना ही आप सरफेस के नीचे की तरफ से हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई पर नीचे की तरफ यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जितना ऊपर आप चले जा रहे हैं उतना प्रेशर कम होता चला जा रहा है। तो यही बता रहा है कि प्रेशर जो होता है वो लिक्विड में वेरी करता है डिफरेंट हाइट पर। इन लिक्विड प्रेशर इज मैक्सिमम एट बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ कंटेनर। देखिए इसमें और इस वाले पॉइंट में समझने में अंतर है। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इसमें तो मैम ने बोला हाइट जितनी ऊपर होगी प्रेशर ज़्यादा होगा। ये स्टेशनरी फ्लूइड भरा हुआ है और आप टेस्ट करके देखेंगे कम पानी होगा तो कम प्रेशर है, ज़्यादा पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर ऐसे टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं होल कर दूँ 3 तो आप देखेंगे कि जो प्रेशर है ना वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। यहाँ पर जो सबसे नीचे की तरफ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशर कम होगा और ऊपर की तरफ प्रेशर जो है वो कम होगा। तो प्रेशर जो है वो हाइट के साथ वेरी कर रहा है। जितना ज़्यादा मैं पानी के नीचे होंगी उतना ही प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए जो पानी की जो यहाँ पर स्पीड है वो दूर तक, पानी दूर तक गया है क्योंकि नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। प्रेशर इन लिक्विड वेरी ऑन डिफरेंट हाइट। इन लिक्विड प्रेशर इज़ मैक्सिमम एट बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो मुझे समझ में आ गया होगा, या सॉरी आपको समझ में आ गया होगा, नीचे की तरफ प्रेशर सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है तो याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया था कि ये कंटेनर है तो बताइए ये 3 पॉइंट दे दिए थे तो बताइए प्रेशर क्या होगा। तो हमें ये बताना था यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर उससे कम है और यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए हाइट के साथ जो है वो प्रेशर आपका कम होता चला जाता है। ठीक है, अब जो प्रेशर होता है किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड में, वो सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन एट एनी डेप्थ। कहने का मतलब है सपोज एक बॉटल है, ये है ना, इस बॉटल में मैंने इसी पॉइंट में इधर होल किया, सेम इसी पॉइंट पर मैंने इधर होल किया, तो दोनों में जो प्रेशर होगा पानी निकलने का वो सेम होगा। अगर मैं किसी सेम जगह पर सभी तरफ उसमें अगर होल करके देखूं तो मैं देखूंगी सब में जो है प्रेशर जो है वो समान होगा। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि किसी फ्लूइड में जो है वो सेम डायरेक्शन पर किसी सेम डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वहाँ पर समान होता है। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट द सेम डेप्थ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये डेंसिटी पर भी निर्भर करता है, याद रखिएगा। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है घनत्व जिसको बोलते हैं वो मास पर, वो आपके भार पर। तो जितना ज़्यादा भार, जितना ज़्यादा घनत्व, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा।
कहने का मतलब एक बीकर में मैंने पानी भर दिया, एक बीकर में मैंने तेल भर दिया, दोनों पर एक ही पॉइंट पर मैंने होल किया, तो पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑयल में प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ऑयल का घनत्व कम होता है, तभी तो ऑयल जो है वो पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी डेंसिटी, उसका जो घनत्व है वो कम है और इसलिए वो नीचे नहीं आएगा, वो पानी में तैरता रहता है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें जो इसकी स्पीड होगी निकलने की वो ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेशर है वो आपकी किसी भी द्रव में, किसी भी लिक्विड में उसकी डेंसिटी, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं खाली किसकी? मैग्नीट्यूड की। अभी मैंने ये नहीं बोला कि इस डायरेक्शन में ज़्यादा, मतलब डायरेक्शन की बात की, लेकिन उस पर्पस में बात नहीं की कि हाँ हम डायरेक्शन को भी देखेंगे जब भी हमें प्रेशर को मेज़र करना है। तो प्रेशर जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि किस डायरेक्शन में आपका प्रेशर काम कर रहा है, सिर्फ इतना बोलते हैं कि प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। तो प्रेशर जो है वो आपका खाली उसके मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, परिमाण पर डिपेंड करता है, इसलिए ये आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। जो प्रेशर है स्टैटिक में वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर जो है नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा है, डेप्थ पर भी डिपेंड कर रहा है, डेप्थ जितनी गहराई पर होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा। प्रेशर जो है वो आपका डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर एक समान डेप्थ पर क्या होगा, सभी दिशाओं में जो प्रेशर होता है वो समान होता है। आप चाहें तो चेक कर लेंगे, एक बॉक्स में मैंने यहाँ होल किया और इधर भी सेम डायरेक्शन, सेम इधर ही दोनों सेम डेप्थ पर होल किया, तो दोनों में जो प्रेशर होगा वो समान होगा। तो एक सिंपल डेप्थ में जब मैं उसी पॉइंट पर सब जगह होल कर दूंगी तो सभी में प्रेशर क्या होगा, समान होगा। इसके बाद इसमें बात हुई है किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वायुमंडलीय दाब की। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है, फोर्स एक्सर्टेड अगेन अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर अबव द सरफेस। जब हवा परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर फोर्स लगाती है, हवा, वायु जब परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर फोर्स लगा रही है तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल होते हैं ये जो शक्कर, जब आप इनको किसी सरफेस पर चिपका देते हैं तो इनको छुटाना बहुत मुश्किल होता है, और तब हमें पता चलता है कि जो हवा है वो इन पर किस तरह से परपेंडिकुलर प्रेशर लगा रही है। ठीक है। और अगर इस शक्कर और ये जो सरफेस है इसके बीच की अगर सारी हवा को रिमूव्ड कर दिया जाए, इफ़ ऑल द एयर बिटवीन द शक्कर एंड द सरफेस इज रिमूव्ड, तो ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि हम इस शक्कर को सरफेस से हटा दें। तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इस शक्कर को इस सरफेस से हटा नहीं पाएंगे अगर आपने सारी हवा निकाल दी। ठीक है। तो यहाँ इस शक्कर के माध्यम से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है कि शक्कर के बीच में से हवा निकाल दी तो आप इसको उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पिचक जाते हैं? आपके ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं परपेंडिकुलर, आपके सरफेस एरिया पर भी तो प्रेशर लग रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर से भी क्या होता है, सेम इक्वल अमाउंट का प्रेशर लग रहा होता है और ऊपर से भी उतना प्रेशर ही लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो नेट प्रेशर होता है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। वी कांट फील इट दैट द एयर विद इन आवर बॉडी, इन आवर लंग्स, स्टमक, इनमें जो हमारी एयर होती है वो उतना ही प्रेशर सेम अमाउंट में एक्सर्ट करती है जितना प्रेशर ऊपर से आ रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहता और हम इसी वजह से क्या होता है, पिचकते नहीं हैं। तो इतनी बात थी जो आपको प्रेशर के बारे में याद रखनी थी। सारा इम्पोर्टेंट था, सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रेशर कैसे आपका फ्लूइड में चेंज होता है। प्रेशर आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाली परिमाण की बात होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर एरिया के साथ डिपेंड करता है। एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है, एरिया घटा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन फोर्स पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, फोर्स बढ़ाते हैं प्रेशर बढ़ता है, फोर्स घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना, अलग अलग चीज़ पर हमारा प्रेशर डिपेंड करता है। तो ये हमारा था प्रेशर। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक आज के लिए, जो है हीट, ऊष्मा। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है। देखिए आप अपना हाथ लीजिए, अपने हाथ के ऊपर बर्फ़ रख दीजिए,
होगा क्या, आपका हाथ जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और आपके हाथ की जो गर्मी है वो बर्फ़ में जाने लगेगी और बर्फ़ पिघलने लगेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो आपका हाथ था और एक बर्फ़ थी, और इन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग था, और इस टेम्परेचर अलग होने की वजह से क्या हुआ, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, और जिस एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ वही आपकी हीट होती है, वही आपकी ऊष्मा होती है। ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्जा का वह रूप है जो विभिन्न तापमानों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होती है। ये जो हीट है वो एक एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब दो सब्सटेंसेस का अलग अलग टेम्परेचर होगा तो उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और उस एनर्जी का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, आपका हीट कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। आपके हाथ के जो गर्म मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे गर्म, और वो जिससे क्या करेंगे, जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी, और जो बर्फ़ के मॉलिक्यूल हैं वो आपके हाथ को ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है, जो अलग अलग टेम्परेचर था दो ऑब्जेक्टों का, यही आपका क्या होता है, ऊष्मा होता है, हीट होता है। तो समझ में आया हीट क्या होता है, एक एनर्जी है हीट जो ट्रांसफ़र होती है कब, जब दो ऑब्जेक्टों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ऊष्मा है, जो हीट है, उसका ट्रांसफ़र हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, गर्म से ठंडे की तरफ होता है। तो पहले आपके हाथ जो है, हाथ से जो है एनर्जी निकलेगी, वो बर्फ़ पहले पिघलेगी और फिर पिघलने के बाद आपका हाथ ठंडा होगा। तो जो एनर्जी है वो हमेशा जो ट्रांसफ़र होती है इसमें, वो याद रखिएगा, जो हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है आपके हैंड से बर्फ़ में, बर्फ़ से आपके हैंड में, और भी अलग सब्सटेंसेस में जो ये हीट का ट्रांसफ़र होता है वो तीन तरीके से होता है, तीन वेज से होता है। एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेंशन, और एक होता है आपका रेडिएशन। हिंदी में बोले तो चालन, संवाहन और विकिरण। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको हाथ वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि मैंने अपने हाथ पर बर्फ़ रखी और बर्फ़ पिघल गई, ये आपका कंडक्शन था। क्या था, चालन विधि थी। चालन विधि में क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है दूसरे मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल पास होगा। कहने का मतलब यहाँ पर कैसे है, सपोज ऐसे समझिए, ये बुक है, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठा, उसने इसे ट्रांसफ़र कर दी, फिर उसने इसे ट्रांसफ़र कर दी, उसने इसे ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह से पूरी तरह हीट का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना चालन कंडक्शन विधि में, यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। ये सॉलिड में होगी, किस में होगी, सॉलिड में होगी। जैसे आप चम्मच है, चम्मच को अगर किसी आग के सामने रखेंगे तो पहले चम्मच का शुरू वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर वो मॉलिक्यूल हीट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे इस मॉलिक्यूल में, फिर वो इस मॉलिक्यूल को, फिर वो इस मॉलिक्यूल को, और इस तरह से चम्मच का जो कोना है वो भी थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का हीट का ट्रांसफ़र है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, टच है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी हीट, तो वो मेथड होता है आपका कंडक्शन, चालन विधि। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आयरन की रॉड है, वो पहले यहाँ गर्म होगी, फिर इस तरह से गर्म होगी, और उसको पता है ये पीछे भी आकर गर्म हो जाएगी, तभी इसने ग्लव्स पहना है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल में डायरेक्ट एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट का ट्रांसफ़र करता है, ये आपकी कंडक्शन विधि होती है। दूसरी होती है आपकी कन्वेक्शन, संवाहन विधि, जो आपकी लिक्विड और गैस में होती है। जैसे आपने गैस पर पानी रखा, तो आप देखते हैं पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, आप अगर उंगली ऊपर डाल के देखेंगे तो पानी ठंडा है, फिर थोड़े समय बाद डालेंगे फिर थोड़ा कम ठंडा है, फिर बाद में वो सारा पानी गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होते हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठने में क्या होगा, उनकी जगह खाली हो जाएगी। उनकी जगह को भरने के लिए जो ऊपर के मॉलिक्यूल हैं पानी के, वो नीचे आ जाते हैं। सेम यही प्रोसेस चलता रहता है, ऊपर के नीचे आते हैं, सॉरी नीचे के ऊपर जाते हैं, ऊपर के नीचे आते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पहले यहाँ थे, इसने ट्रांसफ़र करा ऐसे, फिर इसने ट्रांसफ़र करा ऐसे। तो इस तरह से जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, ये आपका क्या होता है, कन्वेंशन विधि होती है, संवाहन विधि होती है। इसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पहले गर्म होंगे और वो ऊपर उठ जाएंगे, फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो उनका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाएंगे,
जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर उठेंगे, फिर वो नीचे आ जाएंगे। इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो आपका कन्वेक्शन संवहन विधि में होता है। फिर तीसरे नंबर पर एक विधि आती है आपकी रेडिएशन, जिसे हम विकिरण विधि बोलते हैं। उसमें आपको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट के ट्रांसफ़र के लिए। कहने का मतलब देखिए, ये आग जल रही है। कन्वेक्शन क्या है? देखिए, कन्वेक्शन तो ये थी कि आपने इसके ऊपर हाथ रखे तो क्या हुआ, पहले जो नीचे की हीट थी वो गर्म हुई, तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर उठ गए, तो गरम गरम आपको फील होगा, और जो ठंडी एयर है वो नीचे आ जाएगी। इस तरह से चलता रहता है और आपके हाथ जो हैं वो गर्म होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन रेडिएशन विधि में क्या होता है, इसमें अगर कोई मीडियम भी नहीं है ना, कोई मॉलिक्यूल भी नहीं होंगे ना, तब भी अगर आप दूर बैठे हैं तब भी आपको जो हीट है ना वो महसूस होगी। तो जब जहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, जैसे डायरेक्ट ये बुक थी, मैंने यहाँ से यहाँ फेंक दी डायरेक्ट जंप कर कर, तो ये क्या है, वो आपका रेडिएशन है। बीच में कोई मीडियम नहीं है फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आपकी रेडिएशन होती है। जैसे सन की रेज आती हैं पृथ्वी तक, अर्थ तक, तो वहाँ पर कोई मीडियम थोड़ी है, वो तो वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तब भी जो है वो हीट आ जाती है ना। तो वो जो हीट आ रही है जिसको किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी रेडिएशन होती है, विकिरण होती है, और इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन से होती है, जैसे चम्मच में हो रही थी, है ना। लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन से हो रही है। लिक्विड का मैंने पानी से बता दिया। एयर वाला ये एग्जांपल हो गया, आपने हाथ रखे उसके ऊपर, ठीक है, आग के ऊपर, तो आपके हाथ जो हैं वो गर्म होने लगेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो नीचे से जंप करके ऊपर आ गए और ऊपर वाले जंप करके नीचे चले गए। और रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जो सन से रेज आ रही होती हैं अर्थ तक, अगर पूछा जाए उनमें कि कौन सा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे किसका, रेडिएशन विधि का, विकिरण विधि का। तो समझ में आए तीनों वे किस तरह से जो हीट है हमारी ट्रांसफ़र होती है। देखिए, आगे अब हम इसमें समझेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और कौन से सब्सटेंसेस बैड कंडक्टर होते हैं, हमारे हीट के, उष्मा के कुचालक होते हैं या फिर सुचालक होते हैं। वो सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम देम आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो अपने अंदर से हीट का ट्रांसफ़र करा देते हैं बहुत आसानी से, वो गुड कंडक्टर होते हैं, और दूसरे सब्सटेंस जो नहीं कराते वो बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर हैं हीट के। कैसे? देखिए, आप एक आयरन की रॉड लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा जो है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र है बहुत आसानी से हो जाता है। तो जिन सब्सटेंसेस में हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जिन सब्सटेंसेस में नहीं होगा वो बैड कंडक्टर होंगे। उसी में अगर आप प्लास्टिक का पाइप लेंगे तो उसको पीछे की तरफ से गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो पिघल के गिरता रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ जो है वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का, वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। सेम ऐसे वुड होती है, लकड़ी होती है, सेम ऐसी हवा होती है। जो एयर होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाता। सेम ऐसे ही वाटर, जो पानी होता है, वो भी आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ज़्यादा गुड कंडक्टर नहीं माना जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सब्सटेंस अपने से अंदर से हीट का ट्रांसफ़र करा देंगे बड़ी आसानी से, वो गुड कंडक्टर हैं, और जो नहीं करा पाएंगे वो बैड कंडक्टर हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन वो बैड कंडक्टर हैं, पुअर हैं, कुचालक हैं, अच्छे अमाउंट में हीट वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अब एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, जो डीप कलर ऑब्जेक्ट होते हैं वो बेटर अब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा जो सोलर कुकर होता है वो काले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो याद रखिएगा, जो डीप कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। इसलिए हम सर्दियों के समय डार्क कपड़े पहनते हैं और गर्मियों के समय हमें लाइट कपड़े पहनते हैं, ताकि उनमें से हीट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो। और याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देकर आएगा कि कौन सा हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो प्लास्टिक, वुड, एयर, वाटर, ये सब नहीं है। तो सब के सब आपको याद रखने हैं। एयर और वाटर को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना ये भी बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो आपको याद रखनी थी। और अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि सी ब्रीज क्या होता है, समुद्र समीर क्या होता है, और लैंड ब्रीज क्या होता है। देखिए, दिन के समय होता क्या है, समुद्र के किनारे
जो दिन का समय होता है वो जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है, जो स्थल होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड इज़ वार्मर फास्टर देन द सी। जल्दी गर्म होने से क्या होगा, जो इसकी हवा है वो ऊपर, जो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और नीचे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हवा को भरने के लिए समुद्र की ठंडी ठंडी हवा जो है इधर से इधर की तरफ आना शुरू कर देती है और यही आपकी जो समुद्र की हवा इस हवा को भरने के लिए आएगी जो ऊपर उठ चुकी है और ये जो जगह खाली हो गई है इसको भरने के लिए जो हवा हमारी सी से आती है वही आपका क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है, समुद्र समीर कहलाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि दिन के समय जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो जो लैंड की एयर है वो ऊपर उठ जाती है, नीचे प्रेशर लो हो जाता है और वहाँ से जो समुद्र है, जो आपका सी है, वहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ आने लगती हैं और वही जो ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती हैं। द कोल्ड एयर ऑफ द सी फ्लोज टूवर्ड द लैंड। जो लैंड की तरफ कोल्ड एयर आती है वही आपकी क्या कहलाती है, सी ब्रीज कहलाती है, समुद्र समीर कहलाती है। लेकिन रात के समय क्या होता है, जो सी होता है ना वो कूल स्लोअर देन द लैंड। जो सी होता है ना वो जल्दी से ठंडा नहीं होता, जबकि जो लैंड है ना वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। जल्दी से ठंडा होने का मतलब यहाँ तो ठंड रहेगी और ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा तो यहाँ पर गर्मी रहेगी। गर्मी की वजह से इस बार क्या होगा, इसके एयर मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे और यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा और उस एयर को भरने के लिए जो खाली हो गई है यहाँ से लैंड की जो हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगी और जब लैंड की एयर समुद्र की तरफ जाती है तो वो आपका लैंड ब्रीज कहलाता है। जब समुद्र की एयर आएगी तो वो सी ब्रीज है और जब लैंड की हवा जाएगी तो वो लैंड ब्रीज है। एट नाइट सी, वो जो सी का पानी है वो कूल्स होता है स्लोअर देन द लैंड। सो कूल्ड, जो कूल एयर है, जो कोल्ड एयर है, फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी। वो लैंड से किसकी तरफ जाती है, वो सी की तरफ जाती है और इसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं, सॉरी लैंड ब्रीज कहते हैं। तो समुद्र समीर और ये जो लैंड ब्रीज है ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, इन दोनों से ही सीटेट में क्वेश्चन बना है। उसके बाद यहाँ से ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे सीटेट में क्वेश्चन बना है। द थर्मामीटर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थर्मामीटर क्या है। जो हमारे टेम्परेचर को मापता है वही थर्मामीटर है और अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्लिनिकल थर्मामीटर की। द थर्मामीटर विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हमारी बॉडी के ताप को मेज़र करता है वो आपका कौन सा थर्मामीटर होता है, वो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। और याद रखिए जो हमारी बॉडी का सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका सेल्सियस में। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिए हमारी बॉडी का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करूं तो मैं 98.6। तो क्लिनिकल थर्मामीटर समझ में आ गए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनमें जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है कि थर्मामीटर कथन देकर था कि कौन सा कथन गलत है। तो आप याद रखिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है टेम्परेचर मेज़र करने की वो कितनी होती है, सिर्फ 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और जब भी आप थर्मामीटर में अपना क्लिनिकल थर्मामीटर में आप अपना टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो याद रखिएगा उसको पहले पानी से धोइएगा, यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद उसको फिर हिलाइएगा, क्योंकि जो पारा ऊपर चला जाता है वो वापस से शुरू में आ जाए। और शुरू में आने के बाद आप उसको जहाँ पर है अपने आर्म पिट पर या अपनी टंग के नीचे रखेंगे, फिर स्ट्रेट कर कर उसको देखेंगे, हिलाएंगे नहीं। हिलाने से क्या होगा, जो मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मरकरी आगे की तरफ चली जाती है। 35 डिग्री मिनिमम होता है और 42 मैक्सिमम होता है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो उससे आप टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको हिलाएंगे ना तो वो जो मरकरी है वो फिर से पीछे की तरफ आ जाएगी। तो याद रखिए आप सीधी दिशा में रखेंगे तो आपकी जो मरकरी है ना वो हिलेगी नहीं और आप अपना टेम्परेचर जो है उसमें मेज़र कर पाएंगे। 37 है तो आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो याद रखिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, और 100 डिग्री तो इसकी रेंज ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपने क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी से धोया तो वो फट जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो फिर गर्म पानी को मेज़र करने के लिए कौन से थर्मामीटर होते हैं? उनको मेज़र करने के लिए होते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इम्पॉर्टेंट है, 10 डिग्री नहीं बोला मैंने, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस बोला है। ये आपकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं पानी में, ठीक है, क्योंकि पानी 100 डिग्री है और इनकी रेंज जो है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, जब तक वो ऑब्जेक्ट के अंदर हैं तब तक उनमें मरकरी का लेवल राइज करता है। जैसे ही आप उन्हें ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाएंगे तो मरकरी का लेवल जो है वो एकदम से नीचे गिर जाएगा, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता। मरकरी का लेवल नीचे नहीं गिरता जब तक आप उसको निकालने के बाद हिलाएंगे नहीं। तो इसलिए तो मैंने बोला था, आपने अपने आर्मपिट से निकाल लिया उसको, लेकिन अभी आपको उसको हिलाना नहीं है। पहले आप अपना टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको हिलाएंगे, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जो थर्मामीटर मेज़र करते हैं वो शुरू में क्या करते हैं, देखते हैं कि मरकरी क्या है, 35 से नीचे है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो वो उसको हिलाते हैं, ठीक है। तो वो तो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, जब तक वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, पानी के अंदर है, तब तक तो वो उसका टेम्परेचर बताएगा। लेकिन जैसे ही आपने पानी से निकाला तो उसमें क्या होगा, वो मरकरी का लेवल तुरंत नीचे आ जाएगा, और पानी में निकालने के बाद आप उसमें नहीं बता पाएंगे कि कितना टेम्परेचर है। तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। क्यों? और क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें किंक लगी होती है। क्या होती है? किंक लगी होती है एक बल्ब के पास, आप ध्यान से देखेंगे, जो उसको अलाउ नहीं करता कि मरकरी जो है वो नीचे की तरफ फॉल करे जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं। तो इतनी ही बात यहाँ पर लिखी है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर बिकॉज मरकरी लेवल स्टार्ट फॉलिंग डाउन व्हेन यू टेक आउट थर्मामीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से बाहर थर्मामीटर निकालेंगे, मरकरी का लेवल ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, उनमें एक किंक होता है बल्ब के पास, जो मरकरी के लेवल को नीचे गिरने नहीं देता जब तक आप उसको हिलाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका टेम्परेचर रेंज क्या होती है, 35 से 42। इसकी कितनी होती है, -10 से 110। और आजकल तो आपके इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं जिनमें मरकरी नहीं होती, ठीक है, तो वो भी हैं थर्मामीटर आजकल, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था जो आपको याद रखना था। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी आपकी वीडियो लगी है आपको, क्योंकि टीचर को इसी से मोटिवेशन मिलता है। और बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।